हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई नो, पता है मुझे कि आप लोग सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस मोमेंट का कि कब आएगा फोटोसिंथेसिस पे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर। तो ये इंतजार की घड़ी हो गई है खत्म। ठीक है, तो चलो देखते हैं फोटोसिंथेसिस 7 में ऐसा क्या होने वाला है या फिर इसमें ऐसा क्या रहने वाला है। ओके, डेफिनेटली हम लोग 6 हमारे लेक्चर्स में रिकॉर्डिंग्स में पूरा का पूरा चैप्टर्स जो है वो बोर्ड्स के लिए या फिर नीट के लिए कंप्लीट कर चुके हैं, सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, राइट। तो फोटोसिंथेसिस 7 में आप लोगों को मैं कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज बताने वाला हूं, कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज। ओके, वो एमसीक्यूज जो प्रीवियस नीट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ओके, प्रीवियस बहुत सारे साल जैसे 30 इयर्स अप टू उसमें पूछे गए जो भी नीट में। ओके, ये चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यूज है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। कुछ रैंडम एमसीक्यूज मैंने उठाए हैं इसके अंदर। ओके, ये लेक्चर का मीनिंग ये नहीं है कि मैं आपको एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करके बताऊं कि इसके अंदर आंसर क्या आएगा, वो तो ही है, लेकिन इस लेक्चर का या फिर इस रिकॉर्डिंग का मेरा जो इंपॉर्टेंट एम है वो आपको यह बताना है कि कभी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर, ओके, जब आप एग्जाम देने जाओ तो किस तरीके से सोचना है या फिर किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। बिकॉज सब लोग जानते हैं, जो लोग मैक्सिमम कैंडिडेट सब लोग बच्चे जानते हैं कि एग्जाम के टाइम पे बहुत सारा डर होता है, एक नर्वसनेस होता है, एक टेंशन होता है। ओके, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें भी इतने सारे चैप्टर्स 90 चैप्टर्स और तुम्हारा पूरा केमिकल लोचा हो जाता है, तो वो नहीं होने देना है। ओके, तो एग्जाम के टाइम पे किस तरीके से सोचना है, कैसे करना है, वो हम लोग अभी समझने वाले, सीखने वाले। उसी के लिए मैंने ये थोड़ा सा सेशन रखा है, शॉर्ट सेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद दिस। वन बाय वन हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ओके, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर ले लेते हैं। ओके, हाँ, तो इसमें कभी भी आप लोग एंट्रेंस लेवल पे जैसे कि नीट एग्जामिनेशन है उसमें आप लोग जाओ और एमसीक्यू आपके सामने रहे तो सबके लिए एक क्राइटेरिया पहले सेट माइंड में करके रखना है। फॉर एग्जांपल कि मैंने मेरे माइंड में सेट किया था बायोलॉजी के लिए। ओके, मुझे जो टाइम देना है, ओके, एक एमसीक्यू को मुझे जो टाइम देना है वो मेरा है मैक्सिमम 45 सेकंड पर एमसीक्यू। इट शुड बी मैक्सिमम 45 सेकंड पर एमसीक्यू। ठीक है ना, यहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल आंसर उसका आता है। ठीक है, ऐसे जो सिंपल सिंपल चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल कि आपके सामने इट्स फोटोसिंथेसिस, ऐसे चैप्टर के लिए मैं आपको बताऊं 30 सेकंड पर एमसीक्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने बताया इट्स फोटोसिंथेसिस, तो इसके लिए 30 सेकंड काफी है। ठीक है, 30 सेकंड में इसका आंसर हम लोग आराम से ढूंढ सकते हैं अगर आपने स्टडी किया है, अगर मेरे पूरे के पूरे लेक्चर देखे हैं या फिर कहीं से आपने अच्छे से स्टडी करा है तो क्वेश्चन आते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट टास्क जो आपका रहेगा, दैट टास्क शुड बी, ओके, कि आपको पहले टाइम को मैनेज करना है। ओके, यू नीड टू मैनेज योर टाइम फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मींस के मुझे 30 सेकंड लेने हैं एमसीक्यूज के लिए, एक एमसीक्यू के लिए मैं सिर्फ मैक्सिमम 30 सेकंड ही लूंगा इस तरीके के चैप्टर्स के लिए। ये हो गया मेरा फर्स्ट डिसीजन। दूसरा डिसीजन जो रहेगा इसके अंदर वो मेरा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मुझे दिए हुए क्वेश्चन को समझना है। आई नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको मुझे समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे वो करना है। ठीक है, चलो तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर का इंक लिया जाए। ओके, वन बाय वन देखेंगे धीरे धीरे। ओके, विथ रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इट मींस के ओके, जैसे ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आया और फैक्टर अफेक्टिंग आया तो आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ हमने ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था इसके रिगार्डिंग। ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो, इट्स नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहां से करेक्ट नहीं है वो देखना है, वो समझना है, वन बाय वन अभी देखना है। ओके, पहला है, ओके, increase atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance the CO2 fixation rate। एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई 0.05 तक अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है, लेकिन 0.1 से ऊपर गया तो वो रेट डिक्रीज हो जाएगा, तो ये बात सही है। दूसरा, C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, ये चीज थोड़ी सी मुझे ओके निगलने में स्वेलो नहीं हो रही है ये चीज, क्योंकि मैंने जो बताया था या फिर आपने जो पढ़ा था उसमें क्या था कि C3 प्लांट को टेम्परेचर कम लगता है 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ C4 प्लांट, जिसको लगता है
कितना याद करो, 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये बी वाले पे मुझे थोड़ा सा डाउट जा रहा है, ओके। अभी डाउट जा रहा है और मुझे आंसर मिल गया, ऐसा नहीं है, सब पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। हो सकता है कि और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आंसर उसमें से निकल के आ जाए, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सी देखते हैं, टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप, चलो एकदम सही बात है, ये तो हम लोग 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो विच कैन बी ग्रो इन C2 एंड रीच एटमोस्फियर फॉर हायर यील्ड, सही बात है। अगर C2 ज्यादा है एटमोस्फियर में तो एब्सॉर्प्शन एसिमिलेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, क्रॉप का यील्ड प्रोडक्शन बढ़ेगा, सिंपल सी और सही सी बात है। और फोर्थ, लाइट सेचुरेशन ऑफ फॉर दिस CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10 डिग्री ऑफ फुल सनलाइट, एकदम सही बात है। जब फुल सनलाइट होती है तो उसमें सिर्फ 10 डिग्री पे ही, सिर्फ 10 डिग्री पे ही CO2 का फिक्सेशन हो जाता है सैचुरेशन लेवल पे। मतलब क्या है, लाइट का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो 10 डिग्री पे ही मैक्सिमम CO2 को एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज भी हम लोग पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या रहेगा, योर आंसर शुड बी बी, बी विल बी योर आंसर फॉर दिस केस, ओके। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको समझा के पढ़वाया, अभी मैंने आपको सब एक एक स्टेप्स मैंने समझा के आपको बताया, लेकिन अगर आपकी अच्छे से रीडिंग हुई है, अच्छे से स्टडी करी है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। विद इन 20 सेकंड यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको फिर से ट्राई करना है, देखो आपको ट्राई करते ही जाना है और मैं बताते ही जाऊंगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फॉस्फोएनोल पाइरुवेट PEP। जैसे PEP मेरे कान में घुसता है तो मुझे पहली चीज समझ में आती है कि यार PEP मैंने कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था। हाँ, PEP मैंने पढ़ा था C4 साइकिल, याद करो C4 साइकिल, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में C3 C4, C4 में CO2 का फिक्सर कौन था, PEP, याद है ना। तो CO2 का फिक्सर फॉस्फोएनोल पाइरुवेट इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। आंसर मुझे डायरेक्टली मिल गया। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगे, ठीक है ना, 5 सेकंड भी नहीं लगे। दूसरा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चलो बहुत ही जबरदस्त है। जैसे ही मैंने बताया था लाइट रिएक्शन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई थी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा था फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसमें से भी फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक थोड़ा सा याद करने का ट्राई करो यार। साइक्लिक मतलब सर ने बताया था थोड़ा साइकिल जैसे आएगा, नॉन साइक्लिक में जेड स्कीम पैटर्न सर ने बताई थी, ऐसा कुछ याद आ रहा है, वही तो याद करना है यार, कुछ नहीं जाना है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल आंसर है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक चीज बनती है जो मैंने बताया था, एंड दैट थिंग इज ओनली ATP, जो कि काम लगने वाला है कहां पे, अपने डार्क रिएक्शन में, हो गया। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार इतने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं तो बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन है, तो भैया बोर्ड्स ही पढ़ना है अच्छे से। अगर बोर्ड्स और NCERT लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया, समझ के अंडरस्टैंड करके, मतलब कि मैं अगर आधी रात को नींद में से उठाऊं कि भाई इसका आंसर बता, तो आप लोगों को उतना आना चाहिए कि सर NCERT के ये पेज नंबर पे ये पैराग्राफ की ये लाइन में आंसर दिया हुआ है इसका। अगर ये आ गया तो समझ लो कि आपका 75 भी नहीं 85% पूरा का पूरा हो गया नीट क्लियर, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और फॉर मैथमेटिक्स JEE मेंस, ओके व्हाटएवर। चलो तो ये हो गया, मतलब कि यहां पे मेरा टारगेट या फिर मेरा गोल क्या है इन दिस लेक्चर, मेरा गोल क्या है, मैंने सेट क्या करा है गोल, कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें। फर्स्ट स्टेप है टाइम को मैनेज करना, जो आपने कर लिया 30 सेकंड टू 45 सेकंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, ठीक है। सेकंड इसका स्टेप है आपको देखना, समझना, क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको पहले समझना है मुझे, क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या दिया है और क्या पूछा है। थर्ड रहेगा कि मुझे चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, उसमें से मोस्ट सिलेक्टिव देख के मुझे फिर उसका आंसर लिखना है विद इन दैट टाइम लिमिटेशन, ठीक है ना। ये श्योर, मतलब ध्यान में रखना है अच्छे से, हाँ भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट विल गो विथ दिस फोर्थ स्लाइड है। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, ये पूरा रिएक्शन देख के क्या माइंड में आ रहा है कि यार ये रिएक्शन तो कहीं तो भी देखी हुई है, सर ने बताई हुई है, सर ने मस्त अच्छे से रंग बेरंगी कलरफुल डायग्राम ड्रॉ करी थी, लेकिन ये कहीं पे देखिए तो इट्स अ डायग्राम और रिएक्शन ऑफ C4, ओके। C4 पाथवे अगर आपने करा है, आपको पता है, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मेसोफिल सेल है, जस्ट अ मिनट थोड़ा सा इसको ले लेते हैं अपन, यहाँ पे मेसोफिल सेल है और यहाँ पे कौन सा है, बंडल सी सेल, मतलब क्या C4 रिएक्शन जो है, C4 रिएक्शन
याद करो यार, बहुत सिंपल है। डार्क रिएक्शन की C4 रिएक्शन जो थी दूसरी वाली, हैच एंड स्लैग पाथवे। ओके, थोड़ा सा याद करो। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल याद आ रहा है थोड़ा सा, बस वही ये वाला है। ये पूरी रिएक्शन याद है। अब ये देखो अपने को क्या करना है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट द वर्ड फॉर ऑल 3 ब्लैंक्स A, B और C। यहां पे देखो A दिया है, यहां पे B दिया है और C दिया है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको ढूंढना है कि भाई A, B और C क्या है। तो इसके लिए ना पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा कि भाई देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या प्रोडक्ट्स दिए, नहीं, यहाँ पे तो रिएक्शंस दिए, तो क्या करें, देखना पड़ेगा। डीकार्बोक्सिलेशन, हाँ ये तो पता है भाई, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कोई तो भी CO2 बाहर निकल रहा है। डीकार्बोक्सिलेस एंजाइम की काम से मदद से CO2 बाहर निकल रहा था, इवॉल्व हो रहा था, ठीक है। दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन पता है मुझे, ओके, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, ऐसा कुछ था, देखा था, पढ़ा था, ठीक है। तीसरा है रीजनरेशन, मतलब कोई चीज फिर से रीजनरेट होना, फिर से बनना। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं यार। तो पहले ए को देखते हैं। ए को क्या देखते हैं, फॉस्फोएनल पाइरुवेट क्या करता है, जैसे हमको पता है कि एटमॉस्फेरिक CO2 को एक्सेप्ट करके, एटमॉस्फेरिक CO2 को एक्सेप्ट करके PEP कार्बोक्सिलेज की मदद से क्या बनाता है, C4 एसिड, जिसका नाम है मैलिक एसिड। याद है, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड पढ़ा है यार, पढ़ा तो है, ओके, तो ये पता है। लेकिन उसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिएक्शन हो रही है कि एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स कर लिया। तो फर्स्ट रिएक्शन इज योर फिक्सेशन रिएक्शन। फिक्सेशन तो भैया ये 2 में है, अब तो गड़बड़ हो गई। ए में 2 जगह पे फिक्सेशन है, चलो दूसरा देखते हैं। पी में भाई चलो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अभी C4 एसिड ने ऐसा कौन सी रिएक्शन की थी, इससे CO2 इवॉल्व हो गया, तो वो रिएक्शन मैंने बता दी इनिशियली, दैट रिएक्शन वाज योर डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन यहां पे भी है और यहां पे भी, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट आंसर ये वाला और ये वाला है मेरा, मुझे मिल गया, ठीक है। एंड लास्ट रहेगा रीजनरेशन, डेफिनेटली, क्योंकि यहां पे PEP जो है वो फिर से रीजनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या रहेगा, सी विल बी आंसर फॉर दिस केस, ओके। ए क्या कर रहा है, फिक्सेशन, बी क्या कर रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन, एंड सी क्या कर रहा है, यहां पे रीजनरेट कर रहा है PEP को। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, आराम से देखते हैं, पहले समझने का। देखो कभी भी एग्जाम में जाओ ना, टेंशन नहीं लेने का। मैंने इतना कुछ पढ़ा हुआ है, 30 चैप्टर्स 30 90 95 100 चैप्टर्स पढ़े हैं, मुझे सब पता है। क्वेश्चन आने के बाद ब्लैंक हो जाओगे, और जैसे टाइम की घड़ी टक 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 काटा बजता है ना, वहां पे कुछ सुनाई देता है, सिर्फ घड़ी का काटा सुनाई देता है, उसकी आवाज सुनाई देती है। जैसे सुनाई देता है ना, उससे हार्ट बीट बढ़ती है, यहाँ पे काटा बढ़ा, यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ा, ठीक है। और जैसे हार्ट बीट बढ़ता है ना, वैसे टेंशन बढ़ता है, नर्वसनेस, डिप्रेशन बढ़ता है। ये होने ही नहीं देना है, बिंदास रहना है भैया, जितना आएगा उतना लिखूंगा, नहीं आएगा नहीं लिखूंगा, बात खत्म, ठीक है। तो सब आएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन द रिलेशन टू फोटो रेस्पिरेशन। अब भाई फोटो रेस्पिरेशन तो सब लोग जानते हैं, सर ने बताया था, मतलब मैंने नहीं बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो सनलाइट के प्रेजेंट में होती है, ओके। फोटो रेस्पिरेशन जो है वेस्ट रिएक्शन है, नहीं कार्बोहाइड्रेट बनेगा, नहीं ATP बनेगा, नहीं NADPH बनेगा, इतना थोड़ा सा याद आ रहा है। चलो, तो उसमें भाई कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके, जो रॉन्ग है विद कंपेयर विद रिलेशन टू योर फोटो रेस्पिरेशन, ये समझने वाली बात है। तो फर्स्ट, इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, एकदम सही बात है भाई, क्लोरोप्लास्ट में होती है ना, ऐसे तो 3 में होती है सर, भाई 3 में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम में भी होती है, तो सही बात है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में तो होती है भाई, लिखा है तो सही मानना पड़ेगा अपने को। दूसरा, इट अकर्स इन डे टाइम ओनली, हाँ भाई डे टाइम में होता है, क्यों, सनलाइट लगता है। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो मीन्स क्या, सनलाइट, ठीक है ना। तीसरा, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई गाड़ी, बिकॉज जब तक मुझे पता है या फिर जब तक जिसने पढ़ा है उसको पता है, ये होती है C3 प्लांट्स के अंदर, C4 में होती नहीं है, तो यहां पे थोड़ा सा मुझे जा रहा है डाउट, ओके। एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट्स, एकदम सही बात है। चलो, तो ये आंसर आ गया मेरा, सी विल बी योर आंसर फॉर दिस केस, कि भाई C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, नहीं होता है, C3 में ही होगा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैं फास्ट फास्ट क्यों चल रहा हूं पता, क्योंकि ये स्पीड आपको मेंटेन रखनी है नीट एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैंने टाइम या फिर आपने जो टाइम डिसाइड करा वो कितना है, मैंने टाइम डिसाइड करा है 30 सेकंड पर MCQ फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अगर उसी रेंज से आगे बढ़ना है तो जितना फास्ट हो सके बढ़ो, टाइम बचना चाहिए ना कि ऊपर जाना चाहिए, सही है ना। चलो तो बचाएंगे अपन। विच फ्रैक्शन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब के सनलाइट से आने वाले रेडिएशन में जो विजिबल स्पेक्ट्रा है उसकी बात चल रही है, आर प्राइमरीली एब्सॉर्ब बाय कैरोटिनॉइड्स,
जब भी मैं कैरोटिनॉइड्स की बात करता हूं तो उसमें दो चीज मिलती है, सब लोग अच्छे से जानते हैं। एक मिलता है कैरोटीन, एक मिलता है ज़ैंथोफिल। और मैंने एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सबका डिटेल में बताया है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। तो थोड़ा सा याद करो कि यार कैरोटिनॉइड्स पे कहां पे पीक आया था, पिक के साथ मैंने ऊपर नाम भी लिखे थे। ओके, तो वो नाम थोड़े से याद करने के ट्राई करो। वो नाम पे मैंने लिखा था कि भाई वहां पे वायोलेट और ब्लू, थोड़ा सा याद रखो, वायोलेट और ब्लू कलर जो है मतलब के 380 नैनोमीटर से लेके 430 नैनोमीटर के बीच में आने वाली जो रेंज है उसमें कौन सी लाइट है, वायोलेट और ब्लू कलर की लाइट है, जो मैंने आपको बताई थी। विब योर तो पता है, तो विब मतलब के वी मीन्स वायलेट एंड बी मीन्स योर ब्लू, याद है ना थोड़ा सा, बस वही चीजें यहां पे। तो भाई वहां पे पिक दिखाता है हमारा कैरोटिनॉइड्स, बिकॉज कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं दीज आर स्पेशली लिपिडिक इन नेचर, मतलब के फैट सोल्यूबल होते हैं। ओके, यू कैन गो विथ लिपोफिलिक also, you can go with hydrophobic also, you can go with fat soluble also, you can go with lipid soluble also। कुछ भी बोल सकते हो यार, बोलने के लिए क्या है, सब सही है ना। तो भाई इसका एब्सॉर्प्शन कुछ ऐसे दिखता है। वैसे ही क्लोरोफिल ए और बी का थोड़ा सा सिमिलर था, याद है थोड़ा सा, उसका मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो उसका मैक्सिमम थोड़ा सा अपने को दिख रहा था। एक तो थोड़ा सा मैं बताऊं वायोलेट पे थोड़ा सा था, वायोलेट ब्लू पे था, और रेड कलर पे ज्यादा था, रेड कलर पे मैक्सिमम था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा साथ में करके चलना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। ओके, ये वाला, इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। ओके भाई, डार्क रिएक्शन ही तो C3 प्लांट की रिएक्शन है, C3 रिएक्शन है, सब लोग जानते हैं, है ना, जानते नहीं जानते। केल्विन बाबा ने क्या करा था, केल्विन बाबा ने क्या करा था, अच्छे से मस्त टीम बनाई थी 3 लोगों की और अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया था। और वो एक्सपेरिमेंट किसने बताया था, ब्लैकमैन ने बताया था। ब्लैकमैन को क्या पता क्या मतलब उसके माइंड में आया था कि उसने एक एसिड लाइट लिमिटिंग फैक्टर की रिएक्शन कर ली, जिससे इनको पता चल गया कि भाई रात में भी फोटोसिंथेसिस होता है, और उसमें से C3 प्लांट इन्होंने करवाए थे 3 लोगों ने मिलकर। याद करो थोड़ा सा नाम, केल्विन तो उसमें टॉप पे है, चलो लेट इट बी। तो C3 प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ये क्वेश्चन है। तो C3 जो नाम दिया है ना, ये C3 उसी के बेस पे दिया है, मैंने बताया था। C3 और C4 नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C3 में कौन सा रहेगा, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और C4 में कौन सा रहेगा, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो C3 के अंदर मैंने आपको बताया था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, याद करो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहां मिल रहे हैं मुझे, ये वाला, इट्स द 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो मेरा आंसर रहेगा यहां पे C। बहुत ही सिंपल है, अगर पढ़ा है इतना कुछ सोचने की वाली बात नहीं है, पढ़ा है देखोगे समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आ जाओगे बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन हो सकता है यार, वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था या फिर 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड था, ऐसा हो सकता है। लेकिन 3PGA शॉर्ट फॉर्म याद रखो यार, तो समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेट इट बी। स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स, कैम मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। सर ने बताया था कि भैया ये रिएक्शन जो है वो C3 और C4 के बीच में होती है, रात में एसिडिफिकेशन होता है, दिन में डीएसिडिफिकेशन होता है, थोड़ा सा याद आ रहा है। और कैम मेटाबॉलिज्म पाथवे में सर ने एकदम इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि भाई ये जो है पाथवे वो स्पेशली ज़ेरोफाइट्स या सक्यूलेंट्स प्लांट में होता है, मतलब के ऐसे प्लांट जो कि रण प्रदेश में सूखी जमीन पे डेजर्ट एरिया में रहते हैं, ठीक है, जहां पे पानी बहुत कम होता है और जहां पे पानी को बचाना पड़ता है। याद है, थोड़ा सा याद करने का ट्राई करो। तो भाई यहां पे क्या होगा देखते हैं। तो स्टोमाटा ऑफ कैम प्लांट, इसमें मैंने बताया था एक चीज याद करो, यहां पे उल्टा होता है, नॉर्मल कंडीशन से यहां पे टोटली उल्टा कुछ होता है। तो यहां पे आंसर आएगा आर ऑलवेज ओपन, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑलवेज थोड़ी ओपन रहेंगे, फिर तो पानी उड़ता रहेगा और लॉस होता रहेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। दूसरा, ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट द नाइट, ये तो नॉर्मल चीज में होता है, नॉर्मल रिएक्शन में ये थोड़ी होना है, ये तो थोड़ा स्पेसिफिक स्पेशल है यार। ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे, यही है मेरा आंसर और यही है इसका कंसेप्ट जो मैंने बताया था बार बार कई बार लगातार। तो नेवर ओपन तो होगा ही नहीं भाई, ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ काम का है क्या, कुछ काम का ही नहीं है, नहीं CO2 अंदर आएगा नहीं O2 बाहर जाएगा, कुछ काम का नहीं, तो इसका आंसर रहेगा C डेफिनेटली, है ना। C आंसर बार बार आ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं, देखो मैंने रैंडमली उठाया, पहले बता रहा हूं। और मेरा मेन मोटो क्या है कि मुझे आपको बताना है कि कैसे सोचना है, कैसे सोचना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये स्ट्रेस बनाओ यार, खुद से बनाओ, घर पे भी अगर टेस्ट दे रहे हो सिंपल सी टेस्ट ऑनलाइन मोड पे, तो खुद से ऐसा माहौल क्रिएट करो सोच के,
कि मैं एक्चुअल नीट एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं? वैसे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो टेंशन आएगा ही नहीं, लेकिन लाना है। अगर एक दो बार वो लेके आ गए ना तो बिलीव में बहुत तगड़ा स्कोर करोगे आप लोग, फाड़ डालोगे डायरेक्ट, सही में, सोच लो थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन, अभी ये कुछ बताने वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल यार, कि भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें ज्यादा होगा। ओके, तो वेरी हाई लाइट नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है मानता हूं, लेकिन एक लिमिट तक, ये तो नहीं आएगा। दूसरा, कंटिन्यूअस लाइट, बिल्कुल नहीं यार, रात में भी रिएक्शन होती है तो लाइट को कट होना पड़ेगा, तो ये भी नहीं आएगा। रेड लाइट, हाँ ये हो सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन मुझे देखना है, छोड़ना नहीं है, है ना। तो इट्स अ ग्रीन लाइट। ओके, ग्रीन लाइट में तो वैसे स्पेशली जस्ट ज्यादा नहीं आएगा, ओके ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट रेड लाइट शुड बी माय आंसर। यहां पे देखो फिर से सी आंसर आ गया, ठीक है। तो सब में सी ठोक के आ जाना ऐसा नहीं है, बार बार सी आ रहा है तो ये थोड़ा सा गूगली डालते हैं ना, वो लोग भी गूगली डालते हैं, और मैंने भी गूगली डाली, आगे देखना क्या होता है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। भाई समझ लो, चलो एक मैं आपको बता ही देता हूं, कोई बोलेगा नहीं तो सर एक्सप्लेन ही नहीं कर रही, क्या फायदा है ऐसा बता के, ये वीडियो कौन देखेगा, उससे बेटर तो मैं खुद सॉल्व कर लूं। बता देता हूं, चलो भाई समझ लो, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसने खुद का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड पे लेके आ गया। ऐसे ही लेके आता है क्या? नहीं, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद लेके आता है, इतना तो सबको मालूम है। तो ऐसा पूछा है भाई कि फोटो सिस्टम 2 के अंदर, ओके समझ लो कि यहां पे है फोटो सिस्टम 2, तो फोटो सिस्टम 2 के अंदर एक्सेप्ट फर्स्ट बाय, ओके इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्सेप्ट करने वाली चीज कौन सी है? ओके, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करने वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? तो आप सोचोगे यार कौन सा था, सर ने पूरी सीक्वेंस बताई थी, ये वो PQ बताया था, FD बताया था, FES बताया था, ओके फिर साइटोक्रोम B6F बताया था, लेकिन कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा? हाँ, तो उसमें PS1 तो याद आ गया सर, PS1 में सर ने PQ लिखा था, इट्स अ प्लास्टोक्यूनॉन, तो प्लास्टोक्यूनॉन तो PS1 में था। यहां पे है क्या? यहां पे देखो क्यूनॉन मतलब यहां पे तो प्लास्टोक्यूनॉन है, देखो क्यूनॉन मतलब प्लास्टोक्यूनॉन है, याद रखना। देखो दूसरा इसमें फेरेडोक्सिन भी है, साइटोक्रोम B6F भी है, साइटोक्रोम F भी है, लेकिन यार यहां पे कौन सा आएगा? तकलीफ पड़ गई। तो यहां पे मैंने फोटो सिस्टम 2 में पहला बताया था, अगर आपको याद हो तो, इट वॉज फियोफाइटिन, ओके, लेकिन भाई फियोफाइटिन तो यहां पे दिया नहीं है, फियोफाइटिन तो यहां पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या आएगा? अभी आंसर तो है ही नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। लेकिन अगर फर्स्ट पूछा है और अगर ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है तो फियोफाइटिन के पास से कौन लेने वाला है? याद करो, फियोफाइटिन से लेता है प्लास्टोक्विनोन। याद है सीक्वेंस? थोड़ा सा याद करो। जब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स बोलता हूं तो उसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला मींस रिडक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला मींस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, मैंने बताया था, याद करो थोड़ा सा, ठीक है। बस वही चीज यहां पे। तो यहां पे देखो क्यूनोन विल बी योर आंसर और कैन कॉल प्लास्टोक्विनोन विल बी योर आंसर इन दिस केस, क्योंकि मेन आंसर तो दिया नहीं है, तो अपने को सेकंड पे जंप करना पड़ेगा। थोड़ा सा गूगली मारा ना गूगली, बोला था ना, वही है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये पूरा बड़ा सा लिया हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है तो बहुत तगड़ा होगा, कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके कंसेप्ट को सिर्फ अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। और अप्लाई कब करना सीखोगे? जब आप मल्टीपल MCQ सॉल्व करोगे। मतलब के नीट एग्जामिनेशन के 2 मंथ्स पहले, 2 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए। 2 महीने तक आपको कंटिन्यूअसली टेस्ट सीरीज या टेस्ट ही देनी है, कंटिन्यूअस टेस्ट देनी है। उसी में आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आपके नॉलेज को, कंसेप्ट को आपको अप्लाई कर सकते हो, टफ से टफ घुमा के पूछे हुए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या, फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय, मतलब क्या, C4 प्लांट में होने वाला फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक C2 लेवल। एटमॉस्फेयर का C2 लेवल का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है C4 प्लांट पे, या फिर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखता है CO2 के ऊपर सॉरी, CO2 के ऊपर जो है उसके लेवल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। दैट इज इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडल्स इटसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई,
बंडल सिद्ध कोई अजूबा थोड़ी है, ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं। रूबिस्को इन C4 प्लांट हैज अ हायर एफिनिटी फॉर CO2। भाई ये कैसे आ गया? जब तक मुझे पता है मैंने C4 में PEP पढ़ा है, रूबिस्को कहां से आ गया भाई? तो ये तो नहीं आना है। ओके, 4 कार्बन एसिड आर द प्राइमरी इनिशियल CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। चलो ठीक है, वो तो पता है, लेकिन उसका क्या? तो भाई मैलिक एसिड का कुछ CO2 से लेना देना नहीं है, वो बनता है। लेकिन फोर्थ देखो ध्यान से, द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मेडिएटेड वाया PEP कार्बोक्सिलेज। बहुत सही। ये भाई जैसा मुझे पता है कि C4 रिएक्शन के अंदर जो है प्राइमरी CO2 फिक्सर कौन सा होता है? PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। सेकेंडरी कौन सा होता है? इट्स RUBP। ठीक है ना, याद है ना? तो मतलब CO2 2 बार यहां पे फिक्स होने वाला है। मतलब अगर PEP ने थोड़ा सा CO2 भी ले लिया तो भी मैलिक एसिड बनना है, और फिर वो CO2 जनरेट करने वाला है। ज्यादा कर लिया तो भी बनेगा, कम कर लिया तो भी बनेगा। मतलब CO2 का अगर कम कॉन्सेंट्रेशन है फिर भी C4 साइकिल अच्छे से चलेगी और अच्छा फोटोसिंथेसिस का रेट देगा। तो फोर्थ विल बी योर आंसर इन दिस केस। ठीक है, इस तरीके से उसको पढ़ना है लॉजिकली, अपने जो नॉलेज है, जो कंसेप्ट है, उसको अप्लाई करना सीखना है गिवन कंडीशन के ऊपर। ठीक है ना, चलो फास्ट दूसरे पे चलते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट इज रिलीजिंग O18। अभी O18 देख के चकरा गया दिमाग, और O18 क्या है? तो फर्स्ट टाइम पढ़ा यार हमने, तो सिर्फ O2 पढ़ा है, ऑक्सीजन पढ़ा, ये क्या है? आइसोटोप कोई चीज होती है, आइसोटोप आइसोबाई कोई चीज होती है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता ही ये चीज, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो, फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट इज रिलीजिंग O18 मोर देन नॉर्मल। नॉर्मल से ज्यादा रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन। ओके, सो द प्लांट मस्ट हैव बीन सप्लाइड विद। प्लांट के अंदर ऐसा क्या सप्लाई करेंगे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा O18 को रिलीज करेगा? तो एक चीज तो पता है कि भाई ऑक्सीजन, जो रिलीजिंग ऑक्सीजन है उसका सोर्स क्या होता है? रिलीजिंग ऑक्सीजन का सोर्स होता है वाटर ऑलवेज। तो डेफिनेटली इट शुड बी योर H2O, यहां पे दिया हुआ है। ओके, ओजोन बोजोन तो लगता ही नहीं है। CO2 विथ ऑक्सीजन, अरे CO2 ऑक्सीजन कहां बनती है? दोनों की बनती ही नहीं है। ऑक्सीजन आएगा और C6H12O6, भाई ग्लूकोज तो आखिरी में बन रहा है, सप्लाई इनिशियली कैसे कर रहे हैं अपन? नहीं आएगा। तो आंसर विल बी बी इन दिस केस। नेक्स्ट चलते हैं, द एंजाइम दैट कैटलाइजेस द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट। बहुत सिंपल यार, C4 प्लांट के अंदर CO2 का फर्स्ट फिक्सर कौन सा होता है? अभी बताया, इट्स अ PEP, फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। तो डेफिनेटली यार उसके साथ वाला कोई एंजाइम लगेगा, तो दैट एंजाइम विल बी योर PEP कार्बोक्सिलेज। दूसरा कौन सा है? RUBP नहीं, कार्बोनिक अनहाइड्रेस नहीं, कार्बोक्सिल डिअमाइडेस नहीं। ये आएगा आंसर, सिंपल सा है, पटाक में। मतलब मैं बताऊं आपको, 2-3 सेकंड में आंसर दे दिया मैंने, जो आप लोग भी दे सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अ प्लांट इन योर गार्डन, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है ना, समझना पड़ेगा अच्छे से। एक गार्डन है, जैसे मेरा घर ले लो, मेरे घर में गार्डन है छोटा सा। ओके, उसमें एक प्लांट पड़ा हुआ है, अच्छा सा मस्त, सही दिख रहा है एकदम। ओके, अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, वो फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को अवॉइड कर रहा है। मतलब के फोटो रेस्पिरेशन से जो भी लॉसेस होने वाले उसको अवॉइड कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन मिल गई। दूसरा, हैज इंप्रूव्ड द वाटर यूज्ड इफिशियंसी, वाटर को यूज करने की इफिशियंसी उसने इंप्रूव कर ली। देखो कंडीशन को समझते जाना, प्लांट कहीं पे भी पड़ा हो सकता है, कीचड़ में भी हो सकता है या फिर आसमान में भी हो सकता है ना। लेकिन याद रखो कंडीशन क्या दी हुई है। पहला के भाई फोटो रेस्पिरेशन ही लॉस जो हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन जो लॉस वो नहीं होने। दूसरा यहां पे दिया हुआ है कि वाटर को यूज करने की इफिशियंसी उसकी ज्यादा है। तीसरा यहां पे दिया हुआ है इट शोज हायर रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हायर टेम्परेचर। मतलब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से उसका मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। अब ये 3 कंडीशन आपको मिल गई यहां पे। ठीक है, और चौथा है एंड हैज इंप्रूव्ड द इफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। और चौथा दिया कि नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन की इफिशियंसी उसकी ज्यादा है। इसको अच्छे से समझना, 4 कंडीशन दी है। फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को अवॉइड कर रहा है, वाटर की इफिशियंसी को बढ़ा रहा है, मतलब यूज करने की, वाटर यूटिलाइजेशन की वो इफिशियंसी को बढ़ा रहा है। तीसरा बताया यहां पे कौन सा, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का रेट उसका बढ़ेगा। और चौथा बताया कि नाइट्रोजन को यूज करने का, यूटिलाइजेशन का उसका एफिशिएंसी अच्छा है। 4 कंडीशन पे। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप वुड यू असाइन दिस प्लांट? ओके, मतलब के
ये प्लांट को मैं कौन सी कैटेगरी में रखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कि उसको कैम में रखूंगा, नहीं कैम के लिए तो प्लांट ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा प्लांट नहीं चाहिए भाई। कैम पाथवे के अंदर कहां लग रहा है ऐसा कुछ जहां पे नाइट्रोजन आ रहा है, जहां पे हाई टेम्परेचर पे अच्छा फोटोसिंथेसिस है, जहां पे वाटर है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं। कैम पाथवे इसमें नहीं आएगा। दूसरा लेते अपन नाइट्रोजन फिक्सर, नहीं सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सर से काम चलेगा क्या, नहीं हायर टेम्परेचर कंडीशन है, वाटर यूटिलाइजेशन कंडीशन है, फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को अवॉइड करना है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सर नहीं चलेगा। C3 प्लांट क्या चलेगा क्या, हाँ C3 प्लांट थोड़ा सोच सकते हैं अपन, मैं सोच सकता हूं यार ये जो C3 प्लांट है वो फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, नहीं इसमें तो फोटो रेस्पिरेशन होता है, ये तो नहीं आएगा। हाई टेम्परेचर, नहीं इसको तो लो टेम्परेचर लगता है, ये तो नहीं आएगा। इसमें बेस्ट कौन बैठने वाला है, C4 बैठने वाला है, जहां पे फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नहीं आएगा, वाटर यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर बढ़ने से रेस्पिरेशन मतलब सॉरी फोटोसिंथेसिस का रेट वो बढ़ाएगा, ठीक है ना। याद करो, थोड़ा सा लॉजिकली अप्लाई करना है नॉलेज को। चलो तो यार आंसर विल बी डी इन दिस केस, ठीक है, लिख देता हूं इस तरीके से, डी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखो कितना अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत मस्त लग रहा है। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, चारों को पढ़ेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ेंगे, एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग द बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चारों में से कौन से 2 करेक्ट है वही ढूंढना है, सिंपल बात में बताओ तो। चलो 1 by 1 चलते हैं। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1, कैसे यार, जेड स्कीम तो अपनी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होती है, जहां पे PS1 के साथ PS2 भी होता है, तो नॉट ओनली PS1, तो ये तो गलत है। दूसरा, ओनली PS1 इज फंक्शन एट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एकदम सही बात है, ये मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। दूसरा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2, कैसे हो सकता है यार, साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता था, नो साइक्लिक में दोनों बनते थे, तो ये गलत है, ये नहीं आएगा। ओके, 4 देखता है, स्ट्रोमा लेमेली लैक्स PS2 एज वेल एज NADP, एकदम सही बात है। स्ट्रोमा लेमेली में क्या होता है, याद करो, नॉन एप्रेस पार्ट स्ट्रोमा लेमेली, उसमें सिर्फ PS1 होता है, और एप्रेस पार्ट में कौन होता है, PS2 एंड NADP, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। तो योर आंसर शुड बी 2 and 4, मींस योर आंसर शुड बी A इन दिस केस। क्या आएगा आंसर आपका, A आएगा यहाँ पे ना, सिंपल सी बात है, सिंपल से हम लोग समझ पा रहे हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। ओके, इन क्रेन्स एनाटोमी, क्रेन्स एनाटोमी कहां पे पड़ी थी, हाँ C4 पाथवे, सर ने बताया था C4 पाथवे अगर कोई प्लांट दिखाता है तो C4 प्लांट को कैसे पहचानेंगे कि उसके लीफ के अंदर क्रेन्स एनाटोमी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, इन क्रेन्स एनाटोमी द बंडल सीड सेल हैव, बंडल सीड सेल जो मैंने बताए थे डायग्राम के साथ, याद है वो कैसे थे, थोड़ा सा उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। चलो, थीन वॉल्स, यार उसमें थीन वॉल का थिक वॉल थे वो तो ये तो नहीं आएगा। मेनी इंटरसेल्युलर स्पेस एंड नो क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल नहीं, क्लोरोप्लास्ट थे उसके अंदर, थे यार, अच्छे वाले थे, खासे खासे थे। थिक वॉल, सही बात है। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, सही बात है। एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देखो मुझे मेरी गाड़ी पे बी पैड की है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, डायरेक्टली सी और डी को देखूंगा, उसके बिना नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो थीन वॉल, नो इंटरसेल्युलर स्पेस एंड सेवरल क्लोरोप्लास्ट, यार यहां पे थीन वॉल तो है नहीं, इंटरसेल्युलर स्पेस ठीक है, ये भी नहीं आएगा, थीन वॉल तो नहीं है, थिक वॉल है। थिक वॉल, मेनी इंटरसेल्युलर स्पेस एंड फ्लू क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल नहीं, ये बात उसमें नहीं आती है, मतलब ये भी नहीं। सो योर आंसर विल बी बी ओनली, जो मुझे पहले लगा था वही इसका आंसर है एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, याद करो यार, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए रिक्वायर्ड था PS2 आते, इसके लिए रिक्वायर्ड था फोटोसिस्टम 2, और मैंने एक चीज बता दी कि भाई फोटोसिस्टम 2 के अंदर एक इंपॉर्टेंट मोइटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और मैंने बताया था डायग्राम के साथ कि भाई ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, 4 मैंगनीज आयन, 1 कैल्शियम, 1 क्लोरीन। अब देखते हैं, मैंगनीज है, आंसर तो मिल ही गया वैसे, कॉपर नहीं है, जिंक नहीं है, बोरोन नहीं, आंसर विल बी मैंगनीज। पढ़ा है, झटके में आंसर आएगा, फटके में उसको सॉल्व करके आगे निकलोगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते फिर हम भी। फॉर एसिमिलेशन, ओके देखो, फॉर एसिमिलेशन ऑफ 1 CO2, देखो इसको गौर से देखना,
फॉर एसिमिलेशन ऑफ 1 CO2, 1 CO2 को फिक्स करने के लिए, मतलब क्या, 1 CO2 को फिक्स करने के लिए, उसके रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2 आर। देखो हमने जब नेट रिएक्शन पढ़ी थी C3 पाथवे के लिए, उसको थोड़ा सा याद कर लो। उसमें हमने देखा था कि वहां पे 18 ATP और 12 NADPH2 लगते हैं, बट ये आंसर नहीं है, आपको बता दूं ये आंसर नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि भाई याद करो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए केल्विन साइकिल या C3 साइकिल कितनी बार घुमानी पड़ेगी? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार जब साइकिल घूमेंगी तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। तो रिएक्शन जब मैंने नेट रिएक्शन लिखी थी तो वहां पे मैंने बताया था 6 CO2, हो ना, तब मैंने बताया था 18 ATP और 12 NADPH2। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली अगर मैं एक CO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो आई कैन गो विथ इसको डिवाइडेड बाय 6 और इसको डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। सिंपल है ना, बहुत सिंपल यार। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 मतलब क्या आएगा? 3 ATP आएगा, और 12 डिवाइडेड बाय 6 मतलब क्या आएगा? 2 NADPH2 आएगा। तो मेरा आंसर है सी। यहां पे मुझे मिल गया, नहीं मिल गया? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। लेकिन पहले क्वेश्चन को देखना है। बहुत सारे लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है, यहाँ पे गलती करते हैं और वो डी आंसर लिख के आ जाते हैं और मेरा राइट है समझ के बैठ जाते हैं, खुश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन को समझना है, क्या पूछा है, फिर आंसर को, मतलब ऑप्शंस को देखना है, फिर आंसर को डिटेक्ट करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। What will be the number of Kelvin cycle to generate 1 molecule of hexose? अब जब मैं हेक्सोस बोलता हूं तो सब लोग को मालूम है कि हेक्सोस इज अ ग्लूकोज। ठीक है, देखो हेक्सोस में सिर्फ ग्लूकोज आएगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज के हेक्सोस के साथ मुझे अल्डोसेस भी चाहिए। ओके, मतलब जहां पे अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अगर हेक्सोसेस के साथ अल्डोसेस आएगा तो आई शुड गो विथ ग्लूकोज ओनली। अगर कीटोस से आएगा तो क्या आएगा? बायोमोलिक्यूल्स याद करो यार, उसमें आएगा कीटोन्स। कीटोन्स आएगा ना कीटोसिस में, तो उसका आंसर क्या आएगा? इट्स अ फ्रुक्टोज। ठीक है, लेट इट बी। यहां पे हम लोग ग्लूकोज पढ़े तो ग्लूकोज पे ही चलेंगे। जस्ट इसके पहले मैंने बताया आपको कि भाई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए C3 साइकिल को, केल्विन साइकिल को कितने बार घूमना पड़ेगा? 6 बार घूमना पड़ेगा। आंसर यहां सामने है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सामने ही आंसर है, बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ नहीं है। देखो क्लोरोफिल ए अकर्स इन, क्लोरोफिल ए कहां पे अकर होता है, कहां पे दिखता है? देखते हैं, ऐसे तो पता है लेकिन देखते हैं। ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये तो सही है, लेकिन मुझे और सिलेक्टिव आंसर चाहिए। इन ऑल हायर प्लांट्स, ये भी सही है, और सिलेक्टिव आंसर चाहिए। ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉप्स, ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है यार। और फोर्थ है ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फंगाई। चलो ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या रहेगा मैं आपको बताऊं। साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बोलो या ब्लू ग्रीन अलगी बोलो, उसमें भी क्लोरोफिल ए होता है। मतलब के आई कैन गो विद दिस कि ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रोप्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है? दिस कंटेन्स योर क्लोरोफिल ए पिगमेंट। ठीक है ना, जहां पे ऑक्सीजन रिएक्शन से बाहर निकलेगा वहां पे क्लोरोफिल ए होना ही होना है ऑटोट्रोप्स के अंदर। क्लियर? कुछ हेटेरोट्रोप्स होते हैं, कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें बात अलग है, लेकिन यहां पे होते ही होते हैं। ठीक है, तो with this particular concept I am completing my all sessions of your photosynthesis with a great energy and I hope कि आप लोग इसी तरीके से हर एक MCQ को सोल्व करोगे। मतलब के मेरे हर एक लेक्चर देख के उसमें आने वाले टॉपिक्स के ऊपर पहले NCERT से पढ़ोगे, बुक से, टेक्स्ट बुक से, फिर आप लोग उसको पढ़ोगे एंट्रेंस लेवल की बुक से। अगर उतना नहीं करना है, मेरा लेक्चर कर लिया तो भी सफिशिएंट है। एंड एट लास्ट आप करोगे ये MCQs को सॉल्व अच्छे से विद अ स्टॉप वॉच। ओके, एंड डू रिमेंबर मैंने लिया है 30 सेकंड पर MCQ, आप उससे कम ले सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी थ्रू आउट योर माय ऑल सेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी जो अपकमिंग मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे, बहुत ही मजेदार रहेंगे। सो बी विथ मी, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू सो मच।